नमस्ते साथियों। तो आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता का दूसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। पहले जो लेक्चर में हमने पढ़ाया था उसको एक शॉर्ट रिवीजन कर देते हैं इस लेक्चर को शुरू करने से पहले। तो हमने सबसे पहले बताया था कि सभ्यता क्या है। जो हड़प्पा सभ्यता हम पढ़ रहे हैं, सभ्यता क्या है। सभ्यता के बारे में हमने जाना था कि एक लंबे समय तक जब मानव आबादी कहीं पर बस जाता है तो उसका अपना रहन सहन, उसके अपने खान पान, अपना व्यापार, अपना आर्थिक, अपने राजनीतिक ढांचा डेवलप हो जाता है। तो यह जो है इसी को क्या कहा जाता है, एक सभ्यता बन जाता है, एक बहुत लंबे समय तक। ठीक है ना। तो भारत में सबसे पहले तो हमने देखा था कि 326 ईस्वी पूर्व से पहले ऐसा माना जाता था कि भारत में कोई सभ्यता नहीं है। ठीक है। लेकिन 1826 में चार्ल्स मैसन नाम का जो एक अंग्रेज पुरातत्वविद था, उन्होंने खुदाई करवाया। कहाँ करवाया? तो हड़प्पा में। ठीक है। हड़प्पा पड़ता है कहाँ? पाकिस्तान में, रावी नदी के किनारे। तो जब वहां खुदाई करवाया तो क्या पता चला कि यहाँ पे एक सभ्यता एग्जिस्ट करती थी। तो उसका काल निर्धारण क्या था? तो यह था 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व के आसपास। चूंकि यह हड़प्पा से ही शुरू किया गया, इसीलिए इस सभ्यता को नाम दे दिया गया क्या? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। ये कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। मतलब इस सभ्यता में कांस्य से बनी हुई अधिकतर वस्तुओं का यूज किया जाता था। अगर हम इसके बात करें मानव प्रजाति की, तो इस सभ्यता में जो एक 4 तरह की मानव प्रजातियां निवास करती थी। एक तो है कि भूमध्य सागरीय, दूसरा मंगोलायड, तीसरा अल्पाइन और चौथा प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड। तो इसमें ये हमने देखा था कि सबसे ज्यादा कौन है? सबसे ज्यादा कौन सा प्रजाति था? सबसे ज्यादा भूमध्य सागरीय प्रजाति हड़प्पा सभ्यता में के नगरों में निवास करती थी। इसके बाद हमने देखा था कि इसका विस्तार पर भी हमने चर्चा किया था। तो हमने देखा था कि यह जो सभ्यता है, पूर्व में आलमगीरपुर तक, उत्तर में मांदा तक और पश्चिम में पाकिस्तान अफगानिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत तक और दक्षिण में महाराष्ट्र में ये पड़ता है दायमाबाद तक। ठीक है। इसके लिए हम लोगों ने एक ट्रिक भी देखा था, AMBD। कैसे चलना था? इस तरफ से, यानी पूर्व से उत्तर होते हुए, पश्चिम होते हुए दक्षिण की तरफ जाना था। और इस AMBD को याद रखना था। A मतलब क्या? आलमगीरपुर। M मतलब ये उत्तर वाला मांदा। B मतलब बलूचिस्तान और D मतलब दायमाबाद, ये दक्षिण वाला। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि यहाँ का नगर कैसा था। तो नगर हम लोगों ने देखा था कि यहाँ जो सड़क बने हुए थे वो बिल्कुल एकदम एक दूसरे को समकोण पर काटते थे और एक बहुत सुव्यवस्थित तरीके से बने हुए थे। ठीक है। यहाँ पे पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। लेकिन 2 अपवाद था। यह जो अपवाद है यही पूछा जाता है मतलब एग्जाम में। इसके बारे में भी हमने चर्चा किया था। तो अपवाद में जो है कौन था? एक था कालीबंगा और रंगपुर। यहाँ पे जो था, यहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था। ठीक है। कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था। उसके बाद हमने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता में अधिकांश जो नगर थे 2 भाग में बांटे गए थे। एक पहला भाग जो बांटा गया था वो था ऊंचा दुर्ग पर बना, मतलब ऊंचा था जिस पर दुर्ग निर्माण किया जाता था, मतलब ऊंचे भाग पर। इस भाग में जो वहां के प्रशासक रहते थे उसका निवास स्थान था। और एक था निचला भाग में किसान, मजदूर, शिल्पकार, ये सभी लोग रहते थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता में जो भी नगर था उसका जो खिड़की और दरवाजा खुलता था वो कहाँ खुलता था? मुख्य सड़क पर नहीं खुलता था, वो खुलता था गली में। मतलब एक गली, जो छोटा गली होता, मुख्य सड़क के विपरीत जो गली होता उसमें खुलता था। लेकिन एक अपवाद स्वरूप हमने यह भी देखा था कि लोथल एक ऐसा नगर था, लोथल, जहां का खिड़की और दरवाजे मुख्य सड़क पर ही मतलब खुलता था। तो ये हम लोगों ने, इसी चीज को आपको एग्जाम में ध्यान रखना है। अपोजिट मतलब कि जो अपवाद स्वरूप है उस पे ज्यादा चांस रहता है पूछने का। ठीक है। तो हम लोगों ने नगर तक देखा है। उसके बाद अगर हम इसका सामाजिक जीवन के बारे में बात करें,
तो समाज कैसा था? हड़प्पा सभ्यता के समाज के बारे में देखें तो जैसे अभी वर्तमान में भी परिवार सबसे छोटी इकाई होती है किसी समाज का, ठीक उसी तरह सामाजिक जो हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था उसमें परिवार सबसे छोटा यूनिट था। परिवार में सभी रहते थे, माता पिता भाई बंधु सब रहते थे। उसके बाद यहाँ का जो सिस्टम था, स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। ठीक है, दोनों आभूषण पहनते थे, पहली बात। दूसरा ये था कि एक नगर था जहां से सजावट, जहां औरतें सजती है उसको बोलते हैं प्रसाधन घर, मतलब प्रसाधन मंजूषा मिला था चन्हूदरो से। चन्हूदरो एक ऐसा नगर था हड़प्पा सभ्यता में, चन्हूदरो से, वहां से प्रसाधन मंजूषा मिला था। ठीक है, मतलब सोच लीजिए कि उस समय का जो सिस्टम था वो कितना डेवलप था। वो आज के लगभग, आज के तरह, मतलब इस तरह से लगता है कि वो आज की तरह विकसित था। ठीक है, तो उसके बाद अगला अगर बात करें चन्हूदरो, उसके बाद तो हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था उसमें मनुष्य शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। ठीक है, हम लोगों ने ये देखा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि इस समाज के जो लोग थे वो माप तौल, गणित, विज्ञान, ठीक है, ग्रह नक्षत्र, इस सब के बारे में अवेयर थे ये लोग। ठीक है, इसके बारे में इन लोगों को जानकारी थी। तो समाज तक हम लोगों ने, सामाजिक जीवन तक हम लोगों ने उस दिन देखा था। अब आइए आगे चलते हैं। अब इस सभ्यता के हम लोग चलते हैं सबसे पहले राजनीतिक जीवन के बारे में, कि यहाँ पे शासक कैसा था, कौन शासन करते थे। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में जो साक्ष्य अभी तक मिले हैं खुदाई में, हड़प्पा सभ्यता को साथियों किसी ने नहीं देखा है। जो भी इतिहासकार या पुरातत्वविद हैं, यहाँ इन स्थलों पर जो खुदाई हो रहा है वहां से मिले हुए कुछ वस्तुएं, जो भी वस्तुएं मिल रही है उनके आधार पर, अनुमान के आधार पर लिखा जा रहा है। ठीक है, तो जो यहाँ जो खुदाई हुआ है वहां तक अभी तक किसी भी तरह के राजतंत्र की झलक वहां पे नहीं दिखती है। मतलब वहां पे कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है जिससे यह पता चले कि यहाँ राजतंत्र या राजा हुआ करता था, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, तो राजनीतिक जीवन के बारे में अगर हम बात करें तो क्या राजतंत्र की झलक नहीं मिलती है? राजतंत्र की झलक नहीं मिलती है। ठीक है, हंटर कहता है, हंटर जो एक इतिहासकार है, हंटर का कहना है कि मोहनजोदड़ो जो नगर था हड़प्पा सभ्यता के, हम लोगों ने उस दिन देखा था कि कुछ कुछ महत्वपूर्ण नगर भी हम लोगों ने देखा था। उसमें से जैसे हड़प्पा एक महत्वपूर्ण नगर था, मोहनजोदड़ो एक दूसरा नगर था। ठीक है, चन्हूदरो, लोथल, घग्घर, कालीबंगा, ये सभी क्या थे? नगर थे। ठीक है ना। तो हंटर का कहना है कि मोहनजोदड़ो में जो व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था थी, वह गणतंत्र पर आधारित थी, यानी कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। मतलब गणतंत्रात्मक का मतलब क्या हुआ साथियों? गणतंत्रात्मक का मतलब हुआ कि जैसे आज के समय में लोकतांत्रिक पद्धति है, जो सबसे मेन हुआ करता था, जो जैसे हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है। कोई यहाँ पर मतलब कि ऐसा नहीं कि वंशानुगत है, राष्ट्रपति का बेटा ही राष्ट्रपति बनेगा। जैसे कि अभी भी ब्रिटेन में है जो कि राजतंत्रात्मक प्रणाली चल रही है, वहाँ पे जो राजा होता है उसी का बेटा या उसके द्वारा परिवार उसका गोद लिया हुआ उसका अगला उसका वारिस होता है। ठीक उसी तरह यहाँ पे क्या है, यहाँ हमारे यहाँ
तंत्रात्मक है। यानी हम लोग जो राष्ट्र का जो सर्व प्रमुख आदमी है, सबसे पहला जो नागरिक हमारे देश का है, उसको हम लोग चुनते हैं। ठीक है, तो हंटर का कहना था कि मोहनजोदड़ो में जो है ना, वो कैसा प्रणाली था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था था। ठीक है, और एक और इतिहासकार हैं व्हीलर। ठीक है, व्हीलर का कहना है कि मोहनजोदड़ो नहीं बल्कि अधिकांश नगरों में, मतलब हड़प्पा सभ्यता के नगरों में या हड़प्पा सभ्यता में ही जनतंत्रात्मक व्यवस्था थी। कौन सी व्यवस्था थी? जनतंत्रात्मक, मतलब लोग राजा को चुनते थे। ठीक है, उनका ऐसा मानना है। तो ये दोनों बात जो बोला है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि जनतंत्रात्मक वहां एग्जिस्ट करता था, ये बात कौन सा इतिहासकार बोला है। ठीक है ना। तो उसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसका और कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि राजतंत्र की कोई झलक स्पष्ट रूप से नहीं दिखती है। अब हम इसके आर्थिक जीवन के बारे में, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था उसका आर्थिक स्रोत क्या था, या वो लोग मतलब अपना जीवन कैसे गुजारते थे, यानी आर्थिक व्यवस्था उनकी कैसी थी। ठीक है, अब हम इस पे चर्चा करते हैं। तो अर्थव्यवस्था के बारे में अगर बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में मुख्य रूप से दो पेशा अपनाया जाता था, एक कृषि, ठीक है, और जो कि प्राथमिक था, मतलब ठीक है, ये प्राथमिक कार्य था। उसके बाद दूसरा है पशुपालन। ठीक है, क्या था? पशुपालन। ठीक है, अब कृषि का जो अधिशेष है, मतलब खाने पीने से जो बच जाता था समाज में जो कृषक वर्ग को, तब उनका क्या होता था? व्यापार होता था। कृषि अधिशेष व्यापार के काम में आता था, और साथ ही साथ वहां पे मानिक, मोती, कुछ पत्थर, ठीक है, इस तरह का जो है व्यापार में यूज किया जाता था। तो अब देखते हैं कि इसका जो व्यापार होता था वो कहाँ से होता था, मतलब किसके साथ ही व्यापार करते थे। तो साथियों, ये हमारा भारत है, भारत के सटा हुआ ये पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। यहाँ पे अगर बात करें तो ये जो इलाका है ये ईरान का इलाका है। ठीक है, उसके बाद इससे आगे सटा हुआ इधर है इराक। ठीक है, इराक। उसके बाद इधर भूगोल का एक बार हम लोग अगर नक्शा इधर देखें तो यहाँ अफगानिस्तान, ईरान, इराक, इधर सूडान, ठीक है, लेबनान, इधर इजराइल यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद यहाँ इधर से अफ्रीका शुरू हो जाता है। तो अफ्रीका में इधर आपका मिस्र हो गया। ठीक है, और ये जो इलाका है, यह जो इलाका है, मतलब इस तरफ हम ऊपर चलें एक बार, आप देख सकते हैं मैप में, जैसे आप इधर जाइएगा तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सूडान, लेबनान, ये सारे देश मिलेंगे। और अगर हम इस तरफ चलते हैं तो इधर आपको, यानी कि उत्तर साइड चलते हैं तो कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, ये सारे देश मिलेंगे। तो ये सारे जो देश है ये हो गया हमारा मध्य एशिया। ठीक है, ये क्या हो गया? मध्य एशिया। और ये जो हो गया ये हो गया पश्चिम एशिया। इसको जैसे जैसे हम ये पश्चिम की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये हो गया हमारा पश्चिम एशिया। पश्चिम एशिया में देख लीजिए, पश्चिम एशिया में कौन कौन सा देश आएगा? यही सब आ जाएगा, इराक, ईरान, इजराइल, सूडान, लेबनान, ये सारे देश आ जाएंगे, सऊदी अरब। ठीक है, तो इसका जो व्यापार होता था, हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापार होता था, इधर इराक में हम बता चुके हैं शुरू में ही, यही दजला फरात की घाटी में मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। और यहाँ अफ्रीका में मिस्र जो देश है, वहां मिस्र की सभ्यता थी, यह इसके समकालीन था। तो इसका जो व्यापार होता था साथियों, ये मध्य एशिया तक इसका व्यापार होता था। साथ ही साथ ये पश्चिम एशिया यानी मेसोपोटामिया के सभ्यता से इसका व्यापार चलता था, और मिस्र के सभ्यता से इसका व्यापार चलता था। मतलब यहाँ से लोग व्यापार करने के लिए मध्य एशिया तक चले जाते थे, और इधर पश्चिम एशिया के देशों में चले जाते थे, और फिर मिस्र तक चले जाते थे। ठीक है, तो इसका जो व्यापार
होता था वो क्या था? मिस्र से होता था व्यापार, मिस्र से, ठीक है, मेसोपोटामिया से, ठीक है, और मध्य एशिया से, मध्य एशियाई देशों से, ठीक है। ये हो गया इनका व्यापार। अब जो है, अब जब व्यापार करेगा तो साथी यहाँ देख सकते हैं हम लोग, जैसे ही हम लोग गुजरात से आगे बढ़ते हैं, ये पूरा इलाका हमारा जो है इधर अरब सागर है, ठीक है। तो अरब सागर है तो यह जो हमारा हड़प्पा सभ्यता के स्थल है, तो जरूर इधर बंदरगाह होगा, ठीक है, इधर जरूर बंदरगाह होगा। इस इलाके से भी ये लोग ऐसे मतलब जहाज पर सभी सामान लोग लाद करके इधर जाते होंगे। तो हमारे हड़प्पा सभ्यता का जो है कुछ नगर जो है वो बंदरगाह नगर माने जाते थे, मतलब हैं, ऐसा मिला है। मतलब इन जगहों पे कुछ बंदरगाह नगरों की भी का भी पता चला है। तो उनमें से सबसे जो फेमस है वो है, सबसे फेमस जो बंदरगाह नगर है, ठीक है, उसमें सबसे सबसे पहला जो फेमस नाम मिलता है वो है लोथल का, ठीक है, लोथल का। यहाँ पे लोथल जो है गुजरात का एक प्रसिद्ध बंदरगाह नगर था। लोथल में मिला है डॉकयार्ड। डॉकयार्ड किसको बोलते हैं? जहाँ पे ढेर सारे नाव या जहाज लगे हुए रहते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? डॉकयार्ड बोलते हैं। तो लोथल हो गया। उसके बाद प्रभास पाटन, प्रभास पाटन यह भी गुजरात में था। सुरकोटदा, ठीक है, सुर कोटदा, लोथल, प्रभास पाटन, सुरकोटदा और रंगपुर, यह जो है हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह थे, प्रमुख बंदरगाह थे, ठीक है। अब अगर बात करें तो यहाँ का जो डेवलप सिस्टम था वो 16 के गुणक में माप तोल प्रणाली यहाँ चलती थी। यानी कि हम तो पहले बात कर चुके हैं कि यहाँ का जो समाज था वो माप तोल प्रणाली से पहले से अवेयर था, ठीक है। तो माप तोल प्रणाली यहाँ थी और वह थी 16 के गुणक में, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब अब उस समय तक जो है, जैसे अभी कुछ 16 आना का नाम कभी हो सकता है आप लोग सुने हो, 16 आना, ठीक है ना। 16 आना में 1 रुपया होता था पहले। हम लोग ऐसा दादा दादी से सुन चुके हैं, सुनते थे। तो यह जो 16 का गुणक है अभी हाल फिलहाल तक हम लोगों ने देखा है, ठीक है। तो इस प्रणाली से ये लोग अवेयर थे। मापतोल प्रणाली 16 के गुणक में चलती थी। डेसिमल सिस्टम का आविष्कार मतलब ये लोग जानते थे उस दशमलव प्रणाली से। दशमलव प्रणाली का मतलब क्या हुआ? जो अंक हम लोग लिखते हैं 16, 17, ये सब क्या डेसिमल सिस्टम का ही नंबर है। तो इस चीजों से ये लोग क्या थे? अवेयर थे, मतलब इन लोगों को इनकी जानकारी थी, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ क्या उगता था। क्या मतलब इसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या उगता था। सबसे अर्थव्यवस्था में 2 ही चीज महत्वपूर्ण था यहाँ, एक तो कृषि और एक पशुपालन। तो यहाँ किस चीज की खेती होती थी? खेती जो अवशेष, कृषि अवशेष जो हुआ बचता था, जो व्यापार का साधन था, तो कृषि अवशेष यानी इन चीजों की खेती होती थी। तो आज के हिसाब से अगर देखें तो जो चीजें अधिकतम अभी जो उगाई जाती है वही चीज उस समय भी उगाई जाती थी, ठीक है ना। जैसे सरसों, जौ अभी भी उगाया जाता है, गेहूं, ठीक है, चावल, ठीक है, ये सारी चीजें
हड़प्पा सभ्यता में उस समय भी उगाई जाती थी। ये सब कोई बहुत खास चीज नहीं है, लेकिन सबसे खास ये क्या है, कपास की खेती। कपास की खेती, इसमें खेती में जो किन चीजों की खेती होती है उसमें जो याद रखने वाली बात है वो है कपास की खेती। यानी हड़प्पा ही सभ्यता ऐसा सबसे पहली सभ्यता रहा विश्व में जो सबसे पहले कपास की खेती किया। ठीक है, सबसे पहले कपास की खेती, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में ही हुई। यानी कि हड़प्पा वासियों को ही कपास उत्पादन करने का सबसे पहला श्रेय दिया जाता है। ठीक है, अब अगर जो ये सारे खाद्यान्न हो गए, जौ गेहूं हो गए खाद्यान्न, अब यहाँ पे देखते हैं तो खेती करने के लिए जो है, खेती करने के लिए ये लोग कांसे या तांबे का, कांसे का, अधिकतम कांसे का, और दूसरा ये पत्थर का, यानी कि पत्थर और कांसे का, कांसे के औजार का प्रयोग करता था। ठीक है, ठीक है, अभी तक हल का कोई पता नहीं चला है वहां पे, यानी कि हल का अभी तक पता नहीं चला है। ठीक है, और एक और कि गुजरात का जो लोग थे वो हाथी पालते थे। ठीक है, गुजरात के निवासी हाथी पालते थे, ये भी साक्ष्य में मिला है। ठीक है, तो ये हुआ हड़प्पा सभ्यता के अर्थव्यवस्था की बात। तो क्या था, कृषि और पशुपालन, कृषि में इन चीजों की खेती करते थे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि कपास की खेती जो है सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में ही किया गया। ये लोग खेती के लिए पत्थर और कांसे के औजार का प्रयोग करता था, हल का अभी तक पता नहीं चला है। गुजरात के निवासी जो है कि हाथी पालते थे और व्यापार के लिए ये मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और आपका मिस्र, यानी कि मिस्र की सभ्यता, मिस्र तक पहुंच जाते थे ये लोग व्यापार के लिए। ठीक है, अब इसका आगे का बात करते हैं कि यहाँ का धार्मिक जीवन कैसा था, मतलब ये लोग किन किन देवताओं को मानते थे, पूजा करते थे, तंत्र मंत्र में विश्वास था कि नहीं। ठीक है, तो इसका धार्मिक जीवन अब चलते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे इस समय, सबसे पहले देखिए, सबसे पहला बात तो यह है कि हड़प्पा सभ्यता के किसी भी नगर में मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। मतलब यहाँ पे मंदिर उस समय नहीं थे। ठीक है, सबसे पहली बात कि मंदिर का कहीं कोई साक्ष्य नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वहां का समाज में धर्म की व्यवस्था नहीं थी। वहां का समाज में धार्मिक व्यवस्था थी, यानी कि यहाँ जो थे, जो पूजा करते थे लोग, पूजा जो होता था वो वृक्ष का पूजा होता था, पशु का, और मानव रूप में भी पूजा होता था। मैंने देवी देवता का जो पूजा करता था ये लोग, ये तीन रूपों में, वृक्ष, पशु और मानव। ठीक है, जैसे धरती को उर्वरा की देवी माना जाता था। ठीक है, अच्छा, अगला इसका क्या है कि ये लोग जो है हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी हैं वो तंत्र मंत्र
जादू टोना, जादू टोना, ठीक है, पुनर्जन्म, जन्म मरण, ये सब में विश्वास करते थे, में विश्वास, ठीक है, करते थे। ठीक है, तो क्या बोले, धार्मिक जीवन, यहाँ पे मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। पूजा जो है, यह देवताओं की पूजा इस तीन रूप में, वृक्ष, पशु, मानव, देवी देवताओं की पूजा इन तीन रूप में किया, मतलब ये लोग करते थे। एक चीज और है कि चन्हूदरो जो नगर था, वहां पे चन्हूदरो, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि चन्हूदरो में बलि प्रथा का जो अभी का जो सिस्टम है, बलि सिस्टम, बलि प्रथा का साक्ष्य मिला है। ठीक है, चन्हूदरो जो नगर है वहां पे क्या मिला है, बलि प्रथा का साक्ष्य। तो यही सब पूछता है कि बलि प्रथा का साक्ष्य जो है कि हड़प्पा सभ्यता के कौन से नगर में मिला है, तो चन्हूदरो में। तंत्र मंत्र में ये लोग विश्वास करते थे कि नहीं, तो करते थे। मंदिर का यहाँ पे साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, अच्छा, दूसरा है, यहां से हड़प्पा में ही, हड़प्पा नगर में स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। स्वास्तिक चिन्ह मिला है। ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह इस तरह से होता था। ठीक है, ये हिंदू धर्म में एक प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह मिला है। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पे जो पशुपति का पूजा किया जाता था, पशुपति का। ठीक है, पशुपति नाम का एक देवता होता था, पशुपति मूर्ति रूप में। यह भी जो है हड़प्पा में हड़प्पा सभ्यता में इसके भी साक्ष्य मिले हैं। तो इसका जो है मूर्ति पूजा होता था। ठीक है, तो यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि मूर्ति पूजा जो शुरू हुआ है वह हड़प्पा सभ्यता से ही शुरू हुआ है। मूर्ति पूजा का जो स्टार्ट हुआ है वह इसी सभ्यता से, मतलब यहीं से शुरू हुआ है। ठीक है, यानी यहाँ पे लिख दें मूर्ति पूजा, यानी पशुपति देव नाम का देवता, इसका किया जाता था इसका पूजा, तो मूर्ति के रूप में, यानी कि मूर्ति का यहाँ पे साक्ष्य मिला है। ठीक है, मूर्ति पूजा का साक्ष्य, मतलब सबसे पहले इसी सभ्यता से और यहीं से मूर्ति पूजा शुरू हुआ। ठीक है साथियों, तो ये हो गया धार्मिक जीवन, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था। एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पे जो सबसे पहले तो यही हम बताया कि मंदिर का यहाँ पे कोई साक्ष्य नहीं था, यानी मंदिर मिला ही नहीं, अभी तक खुदाई हुआ, मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं है। पूजा जो था देवी देवताओं का वृक्ष, पशु और मानव तीनों रूप में किया जाता था। तंत्र मंत्र, जादू टोना, पुनर्जन्म में ये लोग विश्वास करते थे। चन्हूदरो ऐसा नगर था जहां बलि प्रथा का साक्ष्य मिला है, चिन्ह मिला है, और हड़प्पा नगर में स्वास्तिक चिन्ह मिला है। पशुपति नाम का जो देवता था वह, उसका कई जगहों पे मूर्ति मिला है। तो यह भी माना जाता है कि मूर्ति पूजा भी सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता से ही शुरू हुई। ठीक है, अब हम इसके हड़प्पा सभ्यता के अब हम लेख, या कहे तो इसका इस समय जो कैसे इसका लिपि था, कौन को यहाँ पे कैसे कम्युनिकेशन होता था, उसके बारे में जिक्र करें। तो हड़प्पा का जो हड़प्पा लिपि, हड़प्पाई लिपि की बात करें तो इसका जो लिपि था, यह लिपि, इस लिपि में जैसे हमारा ABCD अगर देखें,
ABCD देखें तो इसमें टोटल 26 अक्षर होते हैं। ठीक है, तो इसका जो लिपि था, सबसे पहला तो यह था चित्रात्मक लिपि। कौन सा लिपि था? चित्रात्मक लिपि। मतलब इसके एक चित्र बने हुए होते थे, उसका कुछ मीनिंग होता था। हड़प्पा सभ्यता में जो भी चित्र है उसका अभी तक कोई इसका पढ़ा नहीं गया है, अपठनीय है, लेकिन इसका जो लिपि था उसका सही एग्जैक्ट मीनिंग अभी तक नहीं समझ पाया है इतिहासकार, लेकिन इसका लिपि जो था वह था चित्रात्मक लिपि। ठीक है, इसमें 64 मूल चिन्ह का पता चला है। इस लिपि में 64 मूल चिन्ह का पता चला है। मतलब जैसे हम लोग का ABCD है, उस तरह से 26 डिफरेंट लेटर है। ठीक इसी तरह इसका जो लिपि हुआ, इसमें 64 मूल चिन्ह है। ठीक है ना, इसमें सबसे ज्यादा एक U आकार का और एक मछली आकार का चिन्ह है का प्रयोग हुआ है। ठीक है, U एंड मछली आकार के चिन्ह का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है, सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है। ठीक है साथियों, तो हम लोगों ने इसका राजनीतिक जीवन देखा, लिपि देखा, धार्मिक जीवन देखा, अर्थव्यवस्था देखा, सामाजिक जीवन देखा। लेकिन यह जो सभ्यता है लगभग 500 से 600 साल के बाद धीरे धीरे खत्म हो गई। ठीक है, तो जो अलग अलग इतिहासकार हैं, वो अब हम जानेंगे कि इसका क्या कारण रहा कि ये सभ्यता धीरे धीरे नष्ट हो गई। तो अलग अलग इतिहासकार इस संबंध में अलग अलग मत दर्शाते हैं। किसी का कहना है कि आर्य का जो आगमन हुआ वो इसी ईरान से इस तरफ से आए थे। कुछ का कहना है कि मध्य एशिया के तरफ से आए थे ईरान। आर्य कुछ का मतलब वही इतिहासकार मानते हैं कि आर्यों ने यहाँ पर हमला किया और इस सभ्यता को नष्ट किया। कुछ का कहना है कि इस समय जो है कि बाढ़ बहुत ज्यादा हो गया, बारिश हो गया, बाढ़ में ये सभ्यता धीरे धीरे नष्ट हो गई। कुछ का कहना है कि भूखमरी जैसा सिचुएशन हो गया, मतलब उस सूखा पड़ गया। ठीक है, तो देखते हैं। देखते हैं कि अब कौन सा जो इतिहासकार है उन्होंने कौन सा क्या बोला है। ठीक है, कि समाप्ति पर विभिन्न मत। ठीक है, इसमें सबसे पहला नाम आता है गॉर्डन चाइल्ड का। गॉर्डन चाइल्ड का, ठीक है, इनका कहना है, गॉर्डन चाइल्ड का कहना है कि यही जो हम बताए अभी कि यहाँ इधर से आर्य लोग आए, इधर से लोग आए और बाहरी लोग आकर के इस सभ्यता को नष्ट कर दिया। ठीक है, गॉर्डन चाइल्ड का क्या मानना है कि बाह्य आक्रमण के कारण ये सभ्यता नष्ट हुई। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे याद रखें? अच्छा, इसमें गार्डन चाइल्ड के साथ साथ एक और इतिहासकार है व्हीलर। ठीक है, ये दोनों का मानना है कि यह जो सभ्यता है वह जो है कि बाह्य आक्रमण से, आर्यों के आक्रमण से यह जो है कि नष्ट हुआ। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे? तो इसको हम ऐसे याद रखने के लिए एक बार पढ़ लीजिएगा तो याद हो जाएगा। इसको हमने ऐसे याद रखा है कि चाइल्ड और व्हीलर बोले, चाइल्ड और व्हीलर बोले, चाइल्ड और व्हीलर बोले बाहर से आए किलर, बाहर से आए किलर। ठीक है, देखिए एक बार देख लीजिएगा, ये याद हो जाएगा।
गार्डन चाइल्ड और व्हीलर का मानना था कि ये सभ्यता जो है बाहरी आक्रमण से, बाहर से लोग, बाह्य आक्रमण, ठीक है, आर्यों के द्वारा, आर्य लोग जब भारत में आए तो इन्हीं लोगों के द्वारा जो है कि इस सभ्यता का पतन हुआ आक्रमण के कारण। तो कैसे याद रखना है, चाइल्ड और व्हीलर बोले बाहर से आए किलर, ठीक है, ये ट्रिक्स एक बार देख लीजिएगा, ये जरूर याद हो जाएगा। दूसरा जो इतिहासकार है वो है आपका जॉन मार्शल, ठीक है, दूसरा इतिहासकार क्या है, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके और एक और है एस आर राव, ठीक है, ये तीन आदमी है, ये तीन आदमी है, जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके, एस आर राव। इसका मानना है कि यह जो सभ्यता है बाढ़ से प्रभावित हुआ और अंततः समाप्त हो गया, ठीक है, इनका मानना है कि बाढ़ के कारण, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने याद रखने के लिए क्या ट्रिक बनाया है कि मार्शल, मैके, राव बोले पानी ठाव तक, ठीक है, बोले पानी ठाव तक, मतलब एक याद रखने के लिए कि पानी बोला कि ठाव तक पानी आ गया, इसीलिए ये लोग धीरे धीरे मर गया या खत्म हो गया धीरे धीरे। मतलब इनका कहना है कि जमीन तक जो है कि ठाव तक, ठेहुना तक पानी आ गया और इसीलिए यहाँ की धरती अब रहने लायक नहीं बची, तो ये लोग जो है कि यहाँ से ये सभ्यता का पतन हो गया। तो कैसे याद रखना है, जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके, एस आर राव। तो हमने ऐसे ट्रिक बनाया, मार्शल, मैके, राव बोले पानी ठाव, यहाँ तक याद रखिए, ये एक ट्रिक हो गया, ठीक है। इसको इस तरह से याद रख लीजिए, एक दो बार पढ़िएगा ये याद हो जाएगा, इसको अगर छोड़ भी दीजिएगा चलेगा, ठीक है। इसको ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला अगला जो इतिहासकार है वो है एम आर साहनी। इनका मानना है कि यह जो सभ्यता है इनके क्षेत्रों में लगातार भूकंप हुआ, ठीक है, लगातार भूकंप हुआ, ठीक है, जिसके कारण जो है कि अब यहाँ पे इस तरह का वातावरण क्रिएट हो गया कि ये लोग यहाँ से धीरे धीरे पलायन कर गए, भाग गए, या इनकी सभ्यता का पतन हो गया। तो इसको कैसे याद रखेंगे, भूकंप से, ठीक है, ये इनका कहना है कि भूकंप प्रभावित, ठीक है। तो इनका इसको याद रखने के लिए ऐसे याद रखेंगे, एम आर साहनी सहमी जमीन, ठीक है, जस्ट ट्रिक है, ऐसे एक बार पढ़िएगा तो दिमाग में रह जाएगा याद, ट्रिक, ठीक है। साहनी मतलब सहमी, थोड़ा नाम मिला मिला लग रहा है इसलिए हमने ये बना दिया, एम आर साहनी सहमी जमीन मतलब जमीन सहम गया, मतलब इतना कांप गया कि उसी को हम लोग का क्या कह सकते हैं, भूकंप कह सकते हैं, ठीक है, कि लोग यहाँ से भाग गया। तो एम आर साहनी सहमी जमीन, ये इसका ट्रिक है, ठीक है। अगला है ठीक है, तो जॉन मार्शल के बारे में तो बता ही चुके हैं। तो तीन मुख्य इतिहासकार यहाँ से हुए, और तीनों के बारे में बता दें उनका क्या कारण रहा है। एक और रह गया है के यू आर केनेडी, ठीक है,
एक ये इतिहासकार रहे हैं, इनका मानना है कि आपदा आया, ठीक है, एक तरह से एक नेचुरल डिजास्टर हुआ। इनका क्या मानना है कि इन क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाएं लगातार आती रही, जिस कारण से ये सभ्यता नष्ट हो गई। ठीक है, तो इनका क्या मानना है, प्राकृतिक आपदाएं। ठीक है, तो देखिए KUR केनेडी इनका कहना है प्राकृतिक आपदाएं। इनको इस तरह से याद रख सकते हैं, के ने डाली मुसीबत। ठीक है, मुसीबत मतलब वही एक तरह से कहिए तो प्राकृतिक आपदाएं, याद रखने के लिए जस्ट कि के ने डाली मुसीबत, यानी के UR केनेडी ने डाली मुसीबत यानी प्राकृतिक आपदाएं डाली, जिसके कारण से ये सभ्यता धीरे धीरे नष्ट हो गया। ठीक है, तो अब तक जो हम लोगों ने यहां से देखा है, अब तक हम लोग इसका लगभग विस्तार, राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, उसके बाद इसका व्यापार, फिर ये सभ्यता कैसे नष्ट हुई, इस सब चीजों के बारे में हम लोगों ने देखा है। अब इसका एक पार्ट बच गया है जिससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो है कि इसके कौन कौन से प्रमुख नगर रहे हैं, प्रमुख नगर। ठीक है, और इन नगरों में कुछ जो खुदाई में महत्वपूर्ण वस्तुएं मिली है, उस पर आधारित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में बस यही लास्ट रह गया, उसके बाद हम लोग इस पर आधारित जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, और इसके बाद ये क्लास समाप्त हो जाएगा। इसमें प्रमुख नगर और वहां से मिली कुछ जो भी वस्तुएं हैं, और साथ ही साथ उन नगरों का क्या स्पेशलिटीज रहा है। जैसे कुछ नगर था जो जल संरक्षण तकनीक पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया था, कुछ नगर था जो कि 3 भाग में बांटा गया था, जैसे अधिकांश नगर 2 ही भाग में बांटे गए हैं, लेकिन कुछ 1-2 नगर ऐसा भी रहा है, एक नगर जो कि 3 भाग में डिवाइड किया गया। ठीक है, अधिकांश नगर जो है कि जैसे ये नगर है वो चारों तरफ से घिरा हुआ है, लेकिन कुछ नगर ऐसा है जो जैसे 3 पार्ट में बटा हुआ है, तो हर पार्ट घेरा हुआ है। ठीक है, तो यही है कुछ नगरों का हम लोग देखेंगे लास्ट में कि कुछ नगर और उसकी जो विशेषताएं हैं, प्रमुख विशेषताएं, उनको देखेंगे। उसके बाद ये क्लास समाप्त हो जाएगा इसका, हड़प्पा सभ्यता का। उसके बाद हम लोग इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो धन्यवाद।